फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, इस बार अपनी बात बिना किसी झिझक के मैंने कह दी। माँ ने पिताजी के लिए मेरी पसंद की सुनहरे डायल की घड़ी ले दी। केशव भैया ने रविवार की टिकट करवाई थी। पिताजी को मैंने चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि वो मुझे लेने आ जाएं। दोनों भाई मुझे स्टेशन छोड़ने आए और रास्ते भर मुझे समझाते रहे कि कैसे अपना ध्यान रखना है। मैं डिब्बे में बैठ गई थी। केशव भैया को मेरे पास छोड़ मेरे पति ट्रेन से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में वो मेरे लिए 2 हिंदी और 1 अंग्रेजी की पत्रिका ले आए, रास्ते में पढ़ने के लिए। रेलगाड़ी कहने में जो खुशी मुझे होती थी वो ट्रेन कहने में नहीं, पर फिर भी समय के साथ बदलाव जरूरी है। ये मैंने अपने पति के मुंह से कई बार अपनी माँ को कहते सुना है, पर हर बार ऐसा लगता कि ये मेरे लिए ही कहा जा रहा होता था। गाड़ी चलने का समय हो गया था। केशव भैया ने एक बार फिर मुझे समझाते हुए एक सांस में कई हिदायतें दे डाली। घर से चली थी तो मेरी सास ने कुछ रुपए दिए थे, घर के लिए कुछ फल और मिठाई लेकर जाने के लिए, और कुछ खर्च मेरे खर्च के लिए। उनका ये रूप तो मेरे लिए पिताजी जैसा था। ट्रेन चलने से पहले मेरे पति ने भी कुछ रुपए थमा दिए। मैंने कहा भी कि माँ ने दिए हैं, फिर भी बोले कि बच जाए तो वापस आ जाएंगे। मुझे यह पल विदा लेते लेते खुश कर गया। शायद हम लड़कियों या कहो औरतों को यही छोटी छोटी बातों से खुशी मिल जाती है। रास्ता लंबा था और पहली बार अकेले जा रही थी तो डर भी लग रहा था, पर आसपास परिवारों से जान पहचान हुई तो तसल्ली हुई। इस बार मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। खेत, मैदान, पेड़, घर और इमारतें भागती सी लग रही थी। मेरी सीट नीचे वाली थी और मेरा सारा सामान केशव भैया ने सीट के नीचे जमा दिया था। बस पत्रिकाएं और खाने पीने का थैला मैंने अपने पास रखा हुआ था और पैसों का बटुआ भी मैंने उसी थैले में रख लिया था। पहले धूप फिर शाम को गहराते हुए मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। दिन में सूरज जैसे ट्रेन के साथ सफ़र कर रहा था। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों में जैसे पहले कौन आएगा की दौड़ लगी थी। तभी तो कभी ऐसे लगता कि वो ट्रेन से पहले पहुंचकर उसको चिढ़ा रहा हो। फिर शाम को सूरजलाल ऐसे हो रहा था जैसे अपना गुस्सा दिखा रहा था। तभी तो उसके गुस्से की लालिमा आसमान में फैली थी। धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया। वो हमें एक सीख दे रहा था कि जो आता है वो जाता है, या फिर गुस्सा हमें निगल जाता है। सिखा गया। शायद इसलिए चांद जैसे शांत रहो। चांद धीरे धीरे अपनी जगह आकाश में बना लेता है और शायद इसलिए बहुत देर तक अपनी ठंडक का एहसास देता है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। मैं ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं थी। रात हो गई तो सामने बैठे पति पत्नी ने अपनी खिड़की बंद कर दी और मुझे भी बंद करने को कहा, क्योंकि ट्रेन कई सुनसान रास्तों से गुजरती है और कहीं रुकने पर लोग खिड़कियों के रास्ते से बैग और कीमती चीज़ें छीन लेते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। साइड वाली सीट पर एक लड़की ऊपर वाली बर्थ पर थी और उसकी माताजी नीचे थी। जब सब खाना खाने लगे तो मैंने भी अपना खाना निकाल लिया। खाना खा सब कुछ देर बातें करके सोने चले गए और मैं बैठी थी चुपचाप। कभी कभी पास से कोई ट्रेन गुजरती तो आवाज़ से ही डर लग रहा था, पर अकेले आने की जिद भी तो मेरी ही थी। जैसे तैसे सिर की तरफ थैला रख मैं सोने की कोशिश करती रही, पर नींद नहीं आ रही थी। मन तो कभी मायके और कभी ससुराल में भाग रहा था। तरह तरह की बातें सोचते हुए मेरा ध्यान पति पर जा अटका। उनकी खामोशी और कनखियों से मेरी तरफ देखने की आदत को आज अकेले में जैसे पढ़ने का भूत सवार हो गया था। क्या मेरे पति कभी मुझे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मीनल दीदी के पति उन्हें करते हैं? जैसा मेरी सहेलियां और पड़ोस की भाभियां कहती थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लगता है सब ऐसे ही बढ़ा बढ़ा कर कहती होंगी, वरना मैं तो इन सब में खूबसूरत हूँ। सभी तो कह रही थी कि मेरा पति तो मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। एक बार फिर मन अभिमान से भर गया। अब घर पर सब मिलेगी और मुझसे मेरे पति के बारे में पूछेगी तो क्या कहूँगी? कैसे बताऊँगी कि मेरे पति को मैं पसंद नहीं? इस ख्याल से ही मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई। मन में आया कि झूठ बोलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब मेरा मजाक बनाएंगी।
यही सब सोचते सोचते कुछ देर आंख लग ही गई। सुबह चाय वाले की आवाज़ से नींद खुल गई। सामने सीट पर बैठी महिला को सामान का ध्यान रखने को कहे बाथरूम होकर आई और एक कप चाय लेकर पी। नाश्ते के लिए मठरी और अचार था ही, बस वही खा लिया। अभी तो शाम तक का सफ़र था। जब खिड़की से बाहर देखते देखते उकता गई तो पत्रिका पढ़ने लगी। पत्रिका पढ़ने में समय बीत ही गया और अब गांव पहुंचने में 1.5-2 घंटे बाकी थे। ये 2 घंटे बीतने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन कर रहा था झट से उड़कर घर पहुंच जाऊं। आखिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं अपने गांव का नाम पढ़कर खुश हो रही थी। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम होते हुए रुक गई। पिताजी मुझे दिख गए थे। बम्बई जितने बड़ा स्टेशन तो नहीं था, सो भीड़ कुछ खास नहीं थी, या ये कहूँ कि इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। पिताजी तुरंत मेरे डिब्बे में आए और मेरा सामान उतारने लगे। यहाँ ट्रेन का रुकने का समय ज़्यादा नहीं था, तो हम दोनों जल्दी ही सामान लेकर उतर गए। साथ बैठे लोगों को नमस्कार करना मैं जल्दी में भी नहीं भूली थी। उन्हीं लोगों की मदद से ही तो यात्रा सुखद बन गई थी। पिताजी ने सामान स्टेशन के बाहर खड़े तांगे पर रखवाया और हम चल दिए घर की ओर। पिताजी के साथ बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही थी, पर न जाने क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद चुप रहने की आदत सी हो गई थी। पिताजी घर परिवार के बारे में सवाल पूछ रहे थे और मैं उन्हें जवाब देती जा रही थी। उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि या तो मैं बदल गई हूँ या पिताजी। पहले पिताजी बात बात पर मेरे सर पर हाथ फेरा करते थे और मैं भी तो हर बात पर उनकी सहमति के लिए है न पिताजी कहकर उनकी आंखों में देखा करती थी और वो मुस्कुराकर कहते, हाँ बिटिया ठीक कह रही हो। पिताजी के औपचारिक सवाल खत्म हो गए थे, इसलिए वो चुप हो गए, या ये भी हो सकता है कि वो भी मुझ में खोई अपनी पुरानी आध्या बिटिया को खोज रहे थे। पिताजी आप कैसे हैं? मेरे पूछने पर मुस्कुरा कर बोले, मैं ठीक हूँ बिटिया और तेरे आने से बहुत खुश हूँ। कहकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर दिया। बस उसी पल में मेरे वही पिताजी मुझे मिल गए थे। मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा, मुझे शहर कैसा लगा और भी बहुत सारी बातें जिन्हें वो आज भी उतने ही ध्यान से सुन रहे थे जैसे पहले सुना करते थे। पिताजी से बात करते करते कुछ देर पहले जो थकान लग रही थी वो बहुत दूर भाग गई थी। शायद पिताजी अपनी पुरानी आध्या की कमी महसूस कर रहे होंगे, तभी तो अब वो चमक उनकी आंखों में देख रही थी, जिसकी जगह कुछ देर पहले शायद असमंजस के भाव थे। शायद भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उन्होंने नहीं कहा था, बस मैंने अपनी समझानुसार सोच लिया था। तांगे वाले काका भी हमारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, तभी बीच बीच में पिताजी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। बस यूं ही बातें करते करते घर पहुंच गए। हमारा ही इंतज़ार हो रहा था। जल्दी से नहा धोकर सबसे मिली और खूब बातें की। मेरी सास ने जो सबके लिए तोहफे दिए थे वो दिए और पिताजी की घड़ी मैंने खुद उनकी कलाई पर बांध दी। सब बहुत खुश थे मुझे देखकर और मैं सबको खुश देखकर खुश हो रही थी। सबने मिलकर खाना खाया और रात को देर तक बातें करते करते सो गए। ससुराल में सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई थी तो अपने समय पर उठ गई। माँ ने ज़बरदस्ती दोबारा सोने को भेज दिया, पर ज़्यादा देर में नहीं लेट पाई तो फिर से उठकर बाहर आ गई। चाय पीने के बाद मैं आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गई। बहुत दिनों के बाद यूं खुला आसमान दिख रहा था। सूरज की पहली किरणें और ठंडी चलती हवा बहुत भली लग रही थी और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रही थी। अड़ोसी पड़ोसी सब आते जाते कुछ मिनट रुककर बातें करके चले जाते। रेशमा की दादी बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और मेरी सास और पूरे परिवार के बारे में पूछती रही। दादी की सुई एक ही बात पर अटकी थी कि अब जल्दी से खुशखबरी सुना दे, तेरे बाद हुई थी हमारी रेशमा की शादी, अब वो पेट से है। और भी बहुत सारी बातें दादी बोलती जा रही थी, पर मैं सुन ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात हथौड़े से बज रही थी कि रेशमा पेट से है। दादी को जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो चली गई।
जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था और सबके घरों का काम निपट रहा था, वैसे वैसे आसपास के जान पहचान वाले मिलने आ रहे थे। माँ को मेरे आगे पढ़ने की बात पसंद तो नहीं आई थी, पर जब मैंने कहा कि आपके दामाद यही चाहते हैं तो वो कुछ नहीं बोली। पर अब एक एक को खुश होकर बता रही थी कि उनका दामाद बिल्कुल शहरी सोच वाला है, वो आध्या को आगे पढ़ा रहा है। सब सुनकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा कुछ सुना जो नहीं था। रेशमा की भाभी और दूसरी भाभियां तो मुझसे ये जानने को बेचैन थी कि मेरी सुहाग रात कैसी रही और मेरे पति मेरे साथ कैसे पेश आते हैं वगैरह। मेरे पास बताने को कुछ नहीं था तो क्या कहती, बस मुस्कुराकर चुप ही रही। इतने दिन बाद सब मिल रहे थे तो उनको मेरे बारे में जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने मेरी चुप्पी को मेरी झिझक समझ ली और फिर वो चुप हो गई। रेशमा की भाभी ने बताया कि रेशमा के भाई उसे लिवाने गए हैं, वो भी आती होगी। माँ से पता चला कि रेशमा की शादी पास के ही एक गांव में हुई है। मैं खुश थी कि रेशमा से मिलना हो जाएगा। अब मेरी जगह भावना माँ की स्कूल से आकर मदद करने लगी थी। माँ सब मेरी पसंद का खाना बना रही थी। अपनी समझ में मैंने माँ को मुझसे इतना प्यार जताते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जो माँ हर वक्त मुझसे नाराज़ रहती थी घर के कामों को लेकर, वो आज मुझे पानी भी खुद से नहीं लेने दे रही थी। अब ये मुझे अच्छा कम और बुरा ज़्यादा लग रहा था। मयंक भी मेरी एक आवाज़ पर दौड़ा आ रहा था। एकदम से पराये होने का एहसास हो रहा था, जैसे मैं अपने पिताजी के घर में ही मेहमान हूँ। शायद सब लड़कियों को ऐसा ही लगता होगा। दोपहर ढलने से पहले ही रेशमा आ गई थी। मैं तुरंत उसे मिलने जाना चाह रही थी, पर माँ ने कहा कि थोड़ा रुक कर जाना। ज़्यादा देर में खुद को रोक नहीं पाई और चल दी उसके घर। उसके घर गई तो उसकी माँ, दादी और भाभी सब उसे घेरे बैठी थी। मुझे देखकर काकी ने कहा, चलो अब तुम दोनों सहेलियाँ मिल लो और बातें करो। मैंने रेशमा को देखा तो देखती रह गई। पहले से थोड़ा रंग साफ लग रहा था और पतली दुबली सी रेशमा कुछ ठीक सी हो गई थी। फिर मेरा ध्यान उसके पेट पर गया। मुझे पेट को देखते वो बोली, देख कैसे फूला है ना। मैंने अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। इधर उधर की बहुत बातें की। उसने बताया कि उसका ससुराल बहुत बड़ा है, 2 जेठानी, 3 ननंद, सास ससुर और दादी सास भी हैं। सारा दिन बस काम ही करती रहती है। हम तीनों, दोनों जेठानी के 2-2 बच्चे हैं। घर बहुत बड़ा है तो सारे घर के काम, गाय भैंस का काम करना होता है। उस पर भी सास और दादी सास हर वक्त हम पर चिल्लाती रहती हैं, पर तेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं और मेरा खूब ध्यान रखते हैं। मैं इसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। सुन आद्या, तू तो वैसी की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। हमारे जीजा तेरा ध्यान तो रखते हैं ना। तेरी ससुराल में भी मेरी सास जैसी सास है क्या? मैंने बताया कि मेरी सास तो मेरी माँ से भी अच्छी है, कभी गुस्सा नहीं करती। ननंद तो बहन जैसा प्यार करती है और देवर तो बड़े भले हैं। वो मुझे ऐसे सुन रही थी जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया के लोगों की बातें कर रही हूँ। वो बोली, और जीजा वो भी तेरे को खूब प्यार करते होंगे ना? प्यार का पता नहीं रेशमा, पर ध्यान तो रखते हैं। अच्छा, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। उसकी हैरानी देख मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मैंने आगे बताया कि मैं अब 10वीं कक्षा की परीक्षा दूंगी। ये सुन उसने कहा कि तुझे पढ़ना था ना, देख भगवान ने तेरी सुन ली। हाँ रेशमा, तू ठीक कह रही है बहन। मैंने बड़ी बूढ़ी जैसे अपना उपदेश सा झाड़ा। तेरा ये बच्चा कब पैदा होने वाला है? अच्छा एक बार बता, ये बच्चा कैसे होता है? मैंने पूछा तो वो बोली, बड़ी बेशर्म है या भोली बन रही है जो तुझे नहीं पता कि बच्चा कैसे होता है। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, बताना, तू तो मेरी सहेली है ना। मेरी खुशामद करने पर बोली कि चल पहले तू ये बता, पहली रात तुम दोनों ने क्या किया? मैंने उसको वो सब बताया जो मेरे पति ने मुझे पहली रात कहा था। तो वो मजाक सा बनाते हुए बोली, तो जीजा ने तुझे छुआ भी नहीं? मैंने कहा कि नहीं, कभी नहीं छुआ। वो बोले, पहले पढ़ो, बाकी की सब बात बाद में।
अच्छा कहते हुए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब मैं बेचैन हो रही थी अपने सवालों के जवाब के लिए। अब मेरी बारी थी हैरान होने की। वो मुझे सब बताती चली गई और मैं चुपचाप उसे सुन रही थी। उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुजी उस दिन क्यों गुस्सा हो गए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वो डर गए थे कि अगर हम दोनों में कुछ होता तो उसका अंजाम क्या होता। मैं उस ग्लानि से एक झटके से बाहर आ गई कि मैं गुरुजी को खुश नहीं कर पाई। मेरी नादानी मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। रेशमा से सब सुन ऐसे लगा कि रेशमा मुझसे ज़्यादा जानती है। मैंने उसे कहा कि हमारी आपस की बात वो किसी से ना कहे और घर आ गई। रात को सोते समय मैंने मयंक से पूछा कि नदी के पार जो गुरुजी की नृत्यशाला है वो कैसी चल रही है। मयंक बोला, अरे दीदी पता नहीं क्या हुआ था, गुरुजी को कुछ लोगों ने मार मार कर भगा दिया था। कहकर मयंक पिताजी के पास चला गया। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ था, तो माँ ने बताया कि किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा था। गांव वाले तो मार ही डालते अगर किसी ने थाने में शिकायत न की होती। माँ की बात सुनकर खुद से ही कहा, आध्या तो उस दिन बच गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।